तो आधी ये सारी जो आपदा है ये प्राकृतिक है और 50% इसमें हमारा योगदान है। 50% इसमें पॉलिटिकल शेल्टर का योगदान है। 50% इसमें जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंट के लिए, उनकी अनदेखी और उनके यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार तो आपकी भी रही है देहरादून में, क्या उस समय क्या स्थिति थी? मैं निश्चित तौर पे मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, सरकारें किसी की हों जो मशीनों से पूरा छलनी कर दिया, ये पहाड़ छलनी कर दिया, सारा उधेड़ के रख दिया। सरकार तो कहती है कि हम अतिक्रमण रिस्पना बिंदाल का हटाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। बुलडोजर चल रहे थे जिन दोनों बीच में, तो फिर सड़क में आ जाते हैं लोग। आप तो उनकी आवाज भी उठाते रहे ना। इस शहर का अस्तित्व समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश है एलिवेटेड रोड। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तो मैं भी घूम रहा हूँ, हरीश रावत भी घूम रहे हैं, प्रीतम भाई भी घूम रहे हैं, हम घूम ही तो रहे हैं। तो उनके मुख्यमंत्री के घूमने में और हमारे घूमने में क्या अंतर है? तो ये तो मतलब पॉलिसी पैरालिसिस है। ये तो सरकार लकवाग्रस्त हो गई है। कौन करवा रहा है? कौन करवाएगा? मैं तो सरकार में हूं नहीं। मैं सरकार में होऊंगा तब आप मुझसे पूछिए कि कौन करवा रहा है, कौन करवाता है खनन। पुलिस किसकी है? सरकार किसकी है? राजस्व विभाग किसका है? खनन विभाग किसका है? एक दिन पहले देहरादून में बरसात ने जाते जाते जो जख्म दिए हैं उनसे उबरने में शायद देहरादून वैली को लंबा समय लगेगा। और ये जो आपदा आई है इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है और लेकिन जो नुकसान हुआ है क्या वो मैन मेड है? अगर समय रहते तमाम जो नियम कायदे कानून देहरादून के लिए स्पेशली एनजीटी की ओर से समय समय पर दिए जाते रहे हैं और सरकारों को ये बताया जाता है कि आप जो नदियों के किनारे का अतिक्रमण है आप उन्हें हटाइए, मल्टी स्टोरी के जो मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, भूकंप का जोन है जोन 5, यहाँ पर क्या ये सब कुछ सुरक्षित है? इसको लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे। लेकिन जब आपदा आती है तो उसके बाद ताश के पत्तों की तरह घर बिखर गए, पुल टूट गए, सड़कें तबाह हो गई हैं, 13 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 16 लोग आपदा चल रहे हैं। किसी ने सोचा था कि देहरादून में रहते हुए हम पहाड़ों की आपदा देखते रहे, लेकिन राजधानी देहरादून सरकार की नाक के नीचे जब बारिश गिरी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? सवाल उठने लगे हैं। मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रशासन और संगठन उपाध्यक्ष, खुद भी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करके आए हैं और एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है एनजीटी को लेकर। वो क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, कहाँ कहाँ घूम कर आइए, पहले ये बताइए कि देहरादून में ये जो आपदा आई है ये हाल फिलहाल में कभी देखी गई ऐसी? देखिए, 15/16 की रात को जो आपदा हम लोगों ने देखी, मैं समझता हूँ कि मेरा देहरादून में जन्म हुआ है और 50 साल मुझे होश संभाले हुए हो गए। अपने होशो आवास में मैंने इतनी भयंकर आपदा, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में मैं राजनीति में प्रवेश कर गया था और कॉलेज के छात्र जीवन से ही देहरादून में कभी भी कोई विषय आता था, कोई संकट आता था, कोई कानून व्यवस्था से संबंधित हो, कोई आपदा से संबंधित हो, बरसात में बस्तियों में कोई संकट हो, मलिन बस्तियों का सवाल हो, मैं हमेशा लंबे समय से मैं सक्रिय रहा और मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे अपने होशो हवास के जीवन में आज तक इतनी भयंकर स्थिति देहरादून की कभी नहीं देखी। पहली बार है। 15/16 की रात को जो हुआ, मुझे जब मैं देहरादून शहर से घर जा रहा था राजपुर, मुझे अंदेशा हो रहा था। मैंने 2 पोस्ट रात को ही 9:45 बजे और उसके बाद 12 बजे, 12:30 बजे मैंने डाली, जब बारिश का जो इंटेंसिटी थी, बारिश की जो तीव्रता थी, उसको जब मैंने महसूस किया तो मुझे अजीब सा लगा और मुझे 2013 याद आया। 2013 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था और उसके बाद रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे जो डॉग्स हैं वो भी रात भर भौंकते रहे। मेरे घर के बिल्कुल ठीक बगल में रिस्पना नदी नीचे बहती है, करीब 250-300 मीटर नीचे। वहाँ पर एक मकान ज़मीन दोज हो गया।
करीब 1 दर्जन मकानों को खतरा पैदा हो गया। उसके बाद पीछे, ठीक पीछे सहस्त्रधारा है। एरियल डिस्टेंस मेरे घर से सहस्त्रधारा का मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, एरियल डिस्टेंस। वहाँ पर जो रात को विस्फोट की एक आवाज़, बहुत ज़बरदस्त बिजली कड़कने की, और उसके बाद जैसा बम छूटता है उस तरह की आवाज़ आई, तो मुझको अनहोनी का अंदेशा हुआ। और सुबह होते होते जब मैंने ये जानकारी मुझे मिली कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद अफरा तफरी में हम लोग भागे और मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया। उसके बाद मैंने दौरा शुरू किया और पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद मुझको ये अंदाज़ा हो रहा है कि देहरादून का चारों तरफ, शहर के चारों तरफ आप देखिए रिस्पना, आप देखिए बिंदाल, आप देखिए सौंग नदी, आप देखिए रायपुर की नदी, आप देखिए इधर टोंस, इधर जमुना, मतलब कोई नदी ऐसी बची नहीं जिसमें, छोटी बड़ी नदी जिसमें जल प्रलय ना आया हो। और टपकेश्वर महादेव में जाकर के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जो वहाँ पे तमसा नदी बहती है, वो तमसा नदी जिस स्तर पे बहती है उससे कम 40 फुट ऊपर उसने मार करी। पेड़ दिख रहे थे कि जो, और पूरे मंदिर परिसर में जहाँ शिवलिंग स्थापित है, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने बैठ के तपस्या करी थी, और आज जहाँ हम भी जलाभिषेक जाकर के करते हैं, उस जगह पर जिस प्रकार से रेता भरा था, 8-8, 10-10 फुट रेता भरा था, और पूरा परिसर, रेलिंग टूट गई, सारा करोड़ों रुपए का उनका सामान बह गया, सारा भंडारे का सामान बह गया, सोना चांदी चढ़ावा जितना था वो सब बह गया, बिस्तर रखे थे वो सब बह गए। ये भयावह स्थिति मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। रिस्पना में, बिंदाल में जल, पानी, छोटी बिंदाल में हर साल आता था, नुकसान होता था कुछ घरों को, क्योंकि जब लोग एनक्रोचमेंट करके नदियों के बीच में जाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन जिस तीव्रता का, जिस इंटेंसिटी का ये नुकसान और पूरे चारों तरफ बर्बादी हुई है, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। ये सर, क्या ये प्राकृतिक आपदा है या ये क्या है? हम इस नुकसान को रोक सकते थे? देखिए, आधी ये आपदा प्राकृतिक है, क्योंकि बारिश तो प्रकृति से होगी, बादल प्रकृति से फटेगा, बिजली प्रकृति से कड़केगी और गिरेगी। लेकिन उसके बाद जो कैचमेंट एरियाज में कब्जे हुए हैं, जो नालों में, खालों में, नदियों में कब्जे हुए हैं, जो अनप्लैन्ड विकास हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि जो डाइवर्जन से लेकर के और ओल्ड मसूरी रोड तक एक कैनोपी बनती थी पूरी पेड़ों की, और इतना खूबसूरत इलाका था, 5-5, 4-4 बीघे की कोठियाँ थी। आज वहाँ सरकार की और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण 40 से ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स उस पूरी लाइन में खुल गए, और पूरी रोड एनक्रोच रहती है, सारा ट्रैफिक जैम रहता है। उसके बगल में जो खाले हैं, उन खालों में अगर आप जाएंगे तो राजपुर से शुरू हो जाइए और ओल्ड मसूरी रोड के खालों में निर्माण आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो कैचमेंट एरिया का पानी आता था, जो झरनों का पानी आता था, बावड़ी का पानी आता था, वहाँ पे शिव मंदिर बावड़ी है जिसका पूरा जंगल का पानी वहाँ झरने की तरह निकलता था, उन जगहों पे निर्माण हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। इसी प्रकार से आप पूरे मसूरी तक चले जाइए, मसूरी के सड़क के किनारे जिस प्रकार से निर्माण हुए हैं, पानी को रोका जाएगा तो पानी अपना रास्ता बनाएगा। इसी प्रकार से देहरादून की रिस्पना है, बिंदाल है, देहरादून की सौंग नदी है, देहरादून की अन्य नदियां हैं, जो उसमें खनन अवैध तरीके से हो रहा है और मकानात बन रहे हैं नदी के बीचों बीच। जिस प्रकार से वहाँ पर एनक्रोचमेंट का लगातार आप देखेंगे, कोई दिन आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आप इन नदियों के बीच में चले जाएं, भयंकर एनक्रोचमेंट, भयंकर अतिक्रमण इन नदियों पे है। और आज हम ये देख करके परेशान हैं कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, बल्कि इनको प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं, इनको शेल्टर देने वाले लोग हैं। सरकारी मशीनरी, इरिगेशन के लोग कहाँ चले गए, नगर निगम के राजस्व के लोग कहाँ चले गए, नहरवाई के लोग कहाँ चले गए, क्यों नहीं रोकते एनक्रोचमेंट? तो आधी ये सारी जो आपदा है ये प्राकृतिक है और 50% इसमें हमारा योगदान है, 50% इसमें पॉलिटिकल शेल्टर का योगदान है, 50% इसमें जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंट के लिए, उनकी अनदेखी और उनके यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार तो आपकी भी रही है देहरादून में, क्या उस समय क्या स्थिति थी? मैं निश्चित तौर पे मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, सरकारें किसी की हों,
सरकार हमारी हो, सरकार किसी की हो, सरकार, सवाल सरकारों का नहीं है। सरकार, सवाल है कि देहरादून का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। और सवाल ये है कि हम पूरे इस राज्य में जो आज आपदाएं आई हैं, मैंने राज्य में भी इतनी आपदाएं, 2013 की भी आपदा मैंने देखी, लेकिन 2013 की आपदा एक घटना हुई और वो भी 15/16 जून 2013 में जो आपदा आई वो एक दिन 2 दिन की आपदा थी। ये तो लगातार 2.5 महीने से आपदाएं चल रही हैं। उसमें आप देखिए पूरा ऑल वेदर रोड में जो मशीनों से पूरा छलनी कर दिया, ये पहाड़ छलनी कर दिया, सारा उधेड़ के रख दिया, उसके कारण आपदाएं आ रही हैं। आपने सुरंगें खोद दी पूरे पहाड़ में। ये मध्य हिमालय का भूभाग ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसकी बनावट अभी पूरी नहीं हुई है, ये शैशव काल में है, ये बच्चा पहाड़ है। इस बच्चे पहाड़ की बनावट अभी चल रही है और आपने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। आपने 91 का भूकंप भूल गए, आप 99 का भूकंप भूल गए, आप सारी जो यहाँ पर आने वाली तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हैं, यहाँ पर भूस्खलन है, भू धसाव है, बाढ़ है, ये इसका परमानेंट नेचर है। उसके बाद भी आप अवैज्ञानिक तरीके से धड़ाधड़ बड़ी बड़ी मशीनें चलाए जा रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं। क्या हाल हो गया जोशीमठ का, लामबगड़ का क्या हाल है? पिछले कितने दिनों से 4 धाम यात्रा रुकी हुई है। 4 धाम यात्रा में आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, इतने लाख आ गए, इतने करोड़ आ गए, लेकिन आप क्या यहाँ की जो भार वहन क्षमता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, उसका कभी आपने अध्ययन जो हुआ है उस पर कभी अमल किया है? आप कह रहे हैं जितने यात्री आएंगे हम सबको अलाउ करेंगे। अरे आप धार्मिक तुष्टिकरण के चक्कर में कब तक उत्तराखंड के इन पहाड़ों का बेड़ा गर्क करते रहेंगे? कोई नंबर तो आप फिक्स करेंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था वहां पर है। आज देहरादून सेस्मिक जोन है और राजपुर फॉल्ट जोन में आता है 5 में। आप चले जाइए राजपुर में, राजपुर का पूरा डाक पट्टी का एरिया, राजपुर में डाइवर्जेंस से लेकर के और कुठाल गेट तक का एरिया, राजपुर में ओल्ड मसूरी रोड तक का एरिया फॉल्ट 5 में है। 4 और 5 में जो फॉल्ट जोन में होगा वहां आप 8-8, 10-10 माले बिल्डिंगें खड़े करने की इजाजत देंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? फिर आप कहेंगे प्राकृतिक आपदा है। कल जब भूकंप आएगा और वो ताश के पत्तों की तरह सारी बिल्डिंगें ढह जाएंगी, उसमें जो जान माल का नुकसान होगा कौन जिम्मेदार होगा उसका? एनजीटी के तो नियम कायदे बड़े सख्त हैं देहरादून के लिए, आप एक ईंट उठा के इधर नहीं रख सकते, तो फिर ये हुआ कैसे? अब एनजीटी जवाब देगा इसका। एनजीटी को हमने बाकायदा एनजीटी में अपील करी है, एनजीटी से हम आग्रह कर रहे हैं एनजीटी इसमें दखल करे। जो दून वैली देखिए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, 3 जोन में बांटा गया है। देहरादून में रेड जोन इंडस्ट्री बिल्कुल बैन है। ऑरेंज जोन इंडस्ट्री के लिए भी आपको सेंट्रल परमिशंस हैं रिक्वायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी परमिशंस हैं कि वो ऑरेंज जोन भी आसानी से नहीं खुल सकती। और आपने सारा का सारा जो है वो नोटिफिकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1989 में देहरादून के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, दून वैली नोटिफिकेशन कहते हैं उसको, 1 फरवरी 1989 को वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन को आपने डाइल्यूट कर दिया धन्ना सेठों के चक्कर में। वो बदल दिया गया, आप कह रहे हैं? बदल दिया गया नहीं, डाइल्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके अमेंडमेंट में जो 5 मई 2025 को जो नया नोटिफिकेशन हुआ है उसमें केंद्र का हस्तक्षेप भी बंद कर दिया। केंद्र सरकार का कोई उसमें भूमिका ही नहीं होगी, कोई उसमें रोल ही नहीं होगा। अभी जो हमने अपील करी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को, राज्य सरकार को और उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड को, इनको चारों को नोटिस हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। गोलमाल जवाब दिया है केवल उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड ने, उसमें हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जवाब नहीं दिया, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने भी जवाब नहीं दिया और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी जवाब नहीं दिया। और अब तो ये सारी जो आपदाएं आई हैं उनको भी हम उनके समक्ष रखेंगे, वो सारी बातें रखी जाएंगी कि क्या बर्बाद करने में तुले हो आप, पूरे देहरादून को समाप्त करने में लगे हो। और ये पैसे के चक्कर में आप रिस्पना में जो संतोष गहलोत का मकान गिरा है, वो मकान क्यों गिरा है? वो मकान केवल और केवल इसलिए गिरा है कि वहां पर अवैध खनन हो रहा था राजनीतिक संरक्षण की वजह से, और वो सारा पानी जैसे ही डाइवर्ट हुआ, वो अवैध खनन से बनी हुई पूरी नदी जो उसकी घर की तरफ डाइवर्ट हुई, रजिस्ट्री का मकान संतोष गहलोत का, पंडित जी का, गरीब आदमी का मकान 2 मंजिला खत्म हो गया, नेस्तनाबूद हो गया।
सरकार तो कहती है कि हम अतिक्रमण रिस्पना बिंदाल का हटाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। बुलडोजर चल रहे थे जिन दोनों बीच में, तो फिर सड़क में आ जाते हैं लोग। आप तो उनकी आवाज़ भी उठाते रहे ना। मैं मलिन बस्तियों की आवाज़ क्या उठाता रहा? आप हमेशा मेरी बात, मेरे ऊपर ये आरोप लगाता है विपक्ष भाजपा कि साहब हम संरक्षण देते हैं। मैं संरक्षण नहीं देता। मेरी सीधी सीधी बात है। मेरी सीधी बात यह है कि गांधी ग्राम 50 साल पहले बसा, और गांधी ग्राम 50 साल पहले जब बसा, उसके बाद सारी एजेंसीज कहाँ थी? और जो गांधी ग्राम बसा, या भगत सिंह कॉलोनी बसी, या राजीव नगर बसा, या चोर खाले के नीचे की बस्तियां बसी, ये सारी बस्तियां जमीनों में बसी, नदियों में नहीं। नदियों में नहीं बसी। अब नदियों में अतिक्रमण करने के लिए तो हमने कभी किसी को नहीं कहा। नदी के अंदर अगर किसी ने बुलडोजर चलाया होगा कभी, तो मैंने कभी जाके नहीं रोका। लेकिन 50 साल से 4 पीढ़ी जिसकी वहाँ रह रही है, आप अचानक आके बुलडोजर उसके ऊपर चला देंगे तो किसने वहाँ सड़क बनाई, किसने वहाँ बिजली दिया, किसने वहाँ पानी दिया, किसने वहाँ पर टैक्स लगाया? ये सवाल नहीं होगा उन लोगों से। बसे बसाए लोगों को उजाड़ने के लिए बिना पुनर्वास की योजना के, उसके मैं खिलाफ हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन नदी के बीच में अगर कोई बस जाए तो उसका कभी भी समर्थन करने सूर्यकांत धस्माना न गया है और न कभी जीवन में जाऊंगा। अभी एलिवेटेड रोड आ रही है, देहरादून का रहा सहा जो अस्तित्व है उससे बेड़ा गर्क करने का काम, 1-2.5 घंटे का जो इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है दिल्ली से देहरादून का, उससे देहरादून का बेड़ा गर्क होगा। और एक एलिवेटेड रोड अगर कभी अस्तित्व में आ गई तो उससे देहरादून का बेड़ा गर्क होगा। आप रिस्पना को क्या समझ रहे हैं? जाके जरा रिस्पना में पानी देखिए, क्या भयंकर पानी आ रहा है। ऊपर शिखर फॉल से जो सोर्स है उसका, वहाँ से जो बाढ़ आई है, 2 लोग मकड़ेती में मर गए वहाँ पे, अभी मैं होकर आया हूँ। वहाँ पर रिस्पना, आप कैसे पानी का प्रवाह रोकेंगे? और आप इतने बड़े बड़े पिलर खड़ा करके 25 किलोमीटर का रिस्पना में भी और बिंदाल में भी सारा जो कंडियों का पानी, कैचमेंट एरिया का पानी वहाँ इन नदियों में समाता था, अब ये बड़े बड़े पिलर से टकरा करके कहाँ जाएगा वो पानी? वो शहर के अंदर आएगा और शहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस शहर का अस्तित्व समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश है एलिवेटेड रोड। आपने एनजीटी में जो प्रेयर में ये बातें कही हैं, ये भी बताई? बिल्कुल बताइए। उसमें एलिवेटेड रोड भी है, उसमें सारे विषय हैं। और सबसे बड़ा विषय तो ये है कि आपने दून वैली नोटिफिकेशन, जो उसी में तो क्लियरेंस मिलेगी। ये जो एनजीटी, ये जो एलिवेटेड रोड का पूरा पेरिफेरी है, वो वहीं तो जाएगा। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मंत्री भी घूम रहे हैं, आपदा तो किसी के हाथ में है नहीं, ऊपर से पानी बरस रहा है। प्रधानमंत्री आए, पैसा ज़्यादा मांगा था सरकार ने, कुछ कम मिला है, अभी भी वो लगातार पूछ रहे हैं। विपक्ष क्या मांग कर रहा है, कितना नुकसान हुआ है और क्या राहत केंद्र से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने उनसे आग्रह किया। पूरे पहाड़ में हजारों संपर्क मार्ग बंद है, जिसके कारण जो बीमार लोग हैं, मरीज हैं, जो उपभोग की आवश्यक वस्तुएं वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में हमारी प्रसूता बहनें हैं, हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कई लोग मर गए हैं, कई लेडीज मर गई। परसों एक टीबी की हमारी बहन यहाँ दून अस्पताल में आकर के मरी डिलीवरी के बाद। तो ऐसी स्थितियां पहाड़ में हैं। उनसे मैंने आग्रह किया है संपर्क मार्ग खुलवाइए। मैंने उनसे आग्रह किया है देहरादून में जो बर्बादी हो रही है इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाइए। हम तो मांग ही कर सकते हैं ना, लोकतंत्र में और क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तो मैं भी घूम रहा हूँ, हरीश रावत भी घूम रहे हैं, प्रीतम भाई भी घूम रहे हैं, हम घूम ही तो रहे हैं। तो उनके मुख्यमंत्री के घूमने में और हमारे घूमने में क्या अंतर है? जो मंत्री जी घूम रहे हैं और डीएम से जिस तरह से बात कर रहे हैं वो भी सारा सोशल मीडिया में वायरल है, और वो खुद ही बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते तुम। मतलब अगर मंत्रियों का फ़ोन कलेक्टर नहीं उठा रहे, एसडीएम नहीं उठा रहे, तो उसका आप मतलब समझ लीजिए। वो भी काम कर रहे हैं ना सर, डीएम भी तो लगे हुए थे। मैं तो प्रश्न उठा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जो सार्वजनिक हुआ है, जो एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सारा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से वार्तालाप हो रहा है, क्या ये तरीका है सरकार चलाने का? क्या एक मिनिस्टर का कंडक्ट इस तरह से होना चाहिए? और अगर मिनिस्टर कोई बात कह रहा है तो क्या जो उनके अधीन महतात जो अधिकारी हैं वो जिस तरह से गए हैं, तो ये तो मतलब पॉलिसी पैरालिसिस है। ये तो सरकार लकवाग्रस्त हो गई है। अगर इतना तलखी मंत्री के बीच में और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में है, मैं कौन
ठीक है, कौन गलत है इसका कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है राज्य में, वो देहरादून के ही एमएलए हैं और देहरादून से एमएलए होकर के फिर मिनिस्टर हैं, अगर देहरादून में इतनी बड़ी बर्बादी हो रखी और उसके बाद ये स्थिति सरकार की और एग्जीक्यूटिव की है, आपस में तारतम्य ये उनका आपस में तारतम्य है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देहरादून के लोग क्या भुगत रहे होंगे। आप तो उन मंत्री जी के घर के 50 कदम पे चले जाएं जो नाला सड़ांत मारता है पूरे इलाके में, उससे पता लग जाएगा आपको कि क्या हाल है। ये दिखावा लगे, किसी को डांट दो डपट दो सामने पब्लिक को दिखाने के लिए। आप जमीन पे क्या कर रहे हो भाई? जमीन पे आपकी नाक के नीचे आपके विधानसभा क्षेत्र में रिस्पना में खनन हो रहा है, कौन उसको रोकेगा? तब डांटो ना किसी अधिकारी को कि खनन क्यों हो रहा है। कौन करवा रहा है? कौन करवाएगा? मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं सरकार में हूंगा तब आप मुझसे पूछिए कि कौन करवा रहा है, कौन करवाता है खनन। पुलिस किसकी है? सरकार किसकी है? राजस्व विभाग किसका है? खनन विभाग किसका है? मेरे अंडर तो है नहीं, कौन करवाएगा साहब? अगर चोरी हो रही है, खनन अवैध हो रहा है, रोज तो मुन्ना सिंह चिल्ला रहे हैं, अरविंद पांडे क्या बोल रहे थे, त्रिवेंद्र रावत ने क्या बोला पार्लियामेंट के अंदर, कहीं और छोटी मोटी जगह में भी नहीं बोला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं बोला। कौन करा रहा है खनन? तो आपका कहना है कि इस नुकसान को कम कर सकते थे अगर हम समय रहते हमने कदम उठाया? भाई हमारे बस में जो है बिजली कड़कना बंद करना सरकार के बस का नहीं है, बादल न फटे ये सरकार के हाथ में नहीं है, बारिश कम हो या ज्यादा हो ये सरकार के हाथ में नहीं है। धन सिंह जी वो ऐप लाए थे लेकिन वो चल नहीं रहा है। लेकिन जहां से पानी निकलता है, जो पानी की निकासी के रास्ते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, खाले हैं, उन पे कब्जा ना हो ये तो सरकार के बस में है। किसके बस में है ये? तो आधी आपदा प्राकृतिक है, आधी आपदा मानव जनित है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना। देखिए मैनमेड है लेकिन 50% है। अब जो एनजीटी का मामला है, दून वैली नोटिफिकेशन, यानी कि वो नोटिफिकेशन अगर वो अस्तित्व में रहता तो देहरादून वैली में इतने बड़े मकान बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन उसे डाइल्यूट कर दिया गया है, ये कहना है सूर्यकांत धस्माना का। एनजीटी में वापस इन्होंने अपनी रिट दायर की है और जवाब मांगा है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, लेकिन अभी तक जवाब सिर्फ एक पोल्यूशन बोर्ड उत्तराखंड का गया है। वहाँ एनजीटी अब क्या अगली सुनवाई में कहेगा उस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।